आज आप लोगों का नया चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसको आप साइटोलॉजी के अंतर्गत सब पढ़ेंगे। ठीक है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पहला आप लोग लिखिए सेल साइकिल। It was first described by Howard and Plieke in 1953 में। सेल साइकिल के बारे में हावर्ड एंड प्लीके नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, 1953 में इसका वर्णन किया था, डिस्क्राइब किया। ठीक है, लिखिए इन्होंने कहा क्या, साइंटिफिकली इसका मतलब क्या होता है, लिखो साइंटिफिकली द सीक्वेंस ऑफ event by which a cell duplicate its genome and synthesis other cell content to eventually divide into two daughter cells is termed as सेल साइकिल। ये टर्म क्या कहलाएगा, सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल होता है क्या बेटा, पहले दोनों चीज समझो, सेल डिवीजन सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल का मतलब वह सीक्वेंस जिससे एक कोशिका जो है वो कितने में चेंज हो जाए, 2 में। ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को कहेंगे सेल साइकिल के द्वारा, और ये जो डिवीजन हो रहा है 1 से 2 में, इसको क्या कहेंगे, सेल डिवीजन। समझ रहे हो, इसमें जो सीक्वेंस लगेंगे उसको क्या कहेंगे, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में सीक्वेंस क्या क्या आते हैं आपके, 2 ही फेज होते हैं, इंटरफेज होता है और एम फेज होता है। ये इंटरफेज में G1 S G2 फिर एम फेज आ जाता है। तो ये सीक्वेंस है ना, पहले सेल G1 में जाएगी, फिर S में जाएगी, फिर G2 में जाएगी, फिर एम फेज में जाएगी, फिर ये क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस के थ्रू ये सेल्स क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बना रही है, इस सीक्वेंस को कहेंगे सेल साइकिल और इस डिवीजन को कहेंगे सेल डिवीजन। समझ आ गया दोनों। चलिए देखते हैं, उसी चीज को मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम हावर्ड प्लेक नामक साइंटिस्ट ने 1953 में सेल साइकिल के बारे में फर्स्ट टाइम वर्णन किया था। साइंटिफिकली कहा जाता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, वह घटने का जो क्रम होता है जिसमें विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में आपका डीएनए हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जीनोम कहा जाता है। जैसे आप ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होती है, जो जेनेटिक कोड होते हैं, जेनेटिक जो कोड होते हैं उसमें क्या क्या आता है, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यही सब होता है ना। तो ये किस तरीके से अपने आप को सेट में अरेंज किए हैं, 3 एक साथ सेट में अरेंज करते हैं ना,
तीन मिल करके आपके तीन न्यूक्लियोटाइड वो नाइट्रोजनस बेस जो है ये तीन मिल करके एक कोडान बनाते हैं, एक कोडान बनाते हैं तीन मिलके, ठीक है। तीन मिलके क्या करते हैं, एक कोडान बनाते हैं। इसको हमने क्या आप लोगों को बताया था, कोडान क्या होता है बेटा, आपको पता है कि हमारे बॉडी में कितने अमीनो एसिड होते हैं, कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी, जिसमें से 10 हमारे बॉडी में बनते हैं इसेंशियल और 10 क्या होती हैं, नॉन इसेंशियल। तो ये जो 10 है ये तो हमारे बॉडी में बन रहे हैं, नॉन इसेंशियल इसकी आवश्यकता नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वो क्या है, आपकी इसेंशियल। तो ये आपके जो 20 अमीनो एसिड हैं एक मिनट रुको, जिसमें आपके इसेंशियल मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था, वीआईपी हॉल में टीटी 10, ये याद करने के लिए, हॉल में टीटी, वीआईपी हॉल में टीटी। तो पहला हो जाएगा वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथायोनिन, फिर क्या है, क्या है, टायरोसिन, फिर क्या है आपका ट्रिप्टोफैन है कि उसमें थियामिन आता है, ठीक है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये आपके क्या है बेटा, 10 इसेंशियल है, बाकी के जो इनको छोड़ करके बाकी के जो बच्चे वो क्या है, नॉन इसेंशियल है। तो इन 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए आप कितने कोडान की जरूरत होती है, मैंने आप लोगों को बताया था 64 थे। इस 64 आपके जो नाइट्रोजनस बेस थे, जो कोडान थे, ये 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये 20 अमीनो एसिड को ये 64 करते हैं। तो आप कहेंगे मैम ये 20 ही हैं और ये कितने हैं, 64 हैं, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये बेटा क्या करता है, 2 के पावर कितना करेगा, n होता है ना, तो हमेशा 3 3 साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, गुणे 3 कर दो, तो कितने हो गए, 60 हो गए। तो एक और होता है 61 कोडान, मतलब ये 20 अमीनो एसिड 64 में से 61 कोडान को क्या करते हैं, कोड करके क्या बना लेंगे, प्रोटीन, क्या बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे। ये 20 अमीनो एसिड इस 64 में से जो आपके 64 कोडान होते, कोडान जो होते हैं आपके कितने होते हैं, 64 है, याद करने के लिए 64 कोडान आपके होते हैं, ठीक है। तो ये जो 20 अमीनो एसिड होते हैं बेटा, इन 64 कोडान को कोड करके क्या बना लेते हैं, प्रोटीन। जैसे स्किन, बाल का प्रोटीन बन गया, कीराटिन बन गया, ठीक है, स्किन में प्रोटीन है वो बन गया, आपकी जो लीवर में प्रोटीन है वो बन गया, आंखों में जो प्रोटीन है वो बन गया। इस तरीके से 20 अमीनो एसिड 64 कोडान को कोड करके, 64 में से 61 को कोड करके क्या बना लेते हैं, प्रोटीन। बाकी 3 ऐसे कोडान होते हैं जिनको ये कोड कर ही नहीं पाते, तो उस कोडान को क्या कहते हैं, नॉनसेंस। क्या बोलेंगे, नॉनसेंस बोलते हैं, नॉनसेंस कोडान, या इसी को टर्मिनेटर या टर्मिनेशन कोडान बोलते हैं, या इसी को स्टॉप कोडान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टॉप कोडान। जब ये तीनों कोडान क्या है, हमेशा 3 3 आपके देखो, नाइट्रोजनस बेस जो होता है बेटा आपका होता है प्यूरिन, और क्या होता है, पिरामिडीन। प्यूरिन में क्या है, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये 4 मिलकर के क्या बनाएंगे, ये डीएनए बनाते हैं, डीएनए कोड करेंगे। अगर ये आरएनए के लिए आएगा तो थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल। बाकी आरएनए के लिए वही रहेगा, साइटोसिन, ग्वाइनिन, एडेनिन, बस थाइमिन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल, तो ये आरएनए को कोड करने लगता है, ठीक है। चीजें समझ में आया यहाँ तक। तो ये बेटा आपका जो 20 अमीनो एसिड है ये कोड करता है 61 को, और बच्चे जो 3 है उन्हीं को नॉन स्टॉप या कहते हैं। ये 3 कोडान कौन कौन से हैं, क्या क्या था, UAA है, UGA है, UAG है। अगर ये तीनों सीक्वेंस कहीं आ गए, जैसे मान लीजिए हम प्रोटीन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्रोटीन AUG, हाँ मान लो UCA, UAG, ACU, देख रहे हो, ये आपका डीएनए है। इस डीएनए से हमको क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है।
तो प्रोटीन बनाने के लिए हम इस कोड को देखेंगे कहाँ तक प्रोटीन आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये हम 3 ले लेंगे, ये 3 एक बना लिया प्रोटीन, ये 3 एक, ये 3 एक, ये 3 एक प्रोटीन बना रहे हैं। तो आप देखेंगे प्रोटीन ऐसा नहीं कि प्रोटीन बनता रहेगा बॉडी में, अगर बॉडी में इतनी प्रोटीन बन जाएगी तो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, आपको देश दुनिया भर का रोग हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि हमारा प्रोटीन कहाँ तक बन सकता है। AUG से प्रोटीन बन गया, UCA से प्रोटीन बन गया, UAG। देखो ये 3 कोडान मैंने बताया है, इन तीनों कोडान में से अगर कोई कोडान यहाँ सीक्वेंस में दिख गए वही प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। तो UAG यहाँ है ना, UAG है, तो यहाँ प्रोटीन आने के बाद यहाँ प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। तो प्रोटीन आपका यहाँ से बना फिर यहाँ से टूट के निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडान आ गया, तो स्टॉप कोडान इसके आगे प्रोटीन बनने ही नहीं देगा। ठीक है, तो हमारी प्रोटीन जो बनी है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बना। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो इसी चीज को बेटा ये जो सेट है, ये जो एक सेट ऑफ DNA या सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, इसी को बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं, जीनोम, जो किसी एक स्पेसिफिक DNA के लिए कोड करता है। समझ में आ गया जीनोम क्या है। चल इसके लिए कितना समझाना, इसी के थ्रू आप लोग बहुत सारी चीजें जान गए, जो जानते हैं ऑलरेडी उनका रिवीजन हो गया। चलिए रुको बेटा एक मिनट, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगी तो उसमें सब पढ़ा दूंगी। अभी आप लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाया नहीं गया। तो हमने आप लोगों को क्या बताया कि सेल साइकिल में बेटा, सेल साइकिल वह सीक्वेंस है जिससे एक पेरेंट सेल से एक डॉटर सेल्स बन जाती है और उसका जो जीनोम होता है वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, पर उसका जो कंटेंट रहता है वही माँ का ही कंटेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि कंटेंट उसका चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो। तो सेल साइकिल में क्या है कि सेल साइंटिफिकली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम एंड सिंथेसिस अदर सेल कंटेंट टू इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। एक मदर से 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है एक सीक्वेंस से, G1S G2 M फेज। तो ये जो सीक्वेंस है इसी को क्या कहेंगे, इस टर्म को सेल साइकिल। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं फेज ऑफ सेल साइकिल। हेडिंग डालिए फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं, फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के बेटा 2 फेज होते हैं, एक इंटरफेज होता है, एक यम फेज। इसके 2 फेज होंगे, 2 फेज। एक को कहेंगे इंटरफेज और एक को कहेंगे यम फेज। इंटरफेज, बातें नहीं होनी चाहिए, और एक को कहेंगे यम फेज। अब इंटरफेज यम फेज क्या है, इंटरफेज को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, प्रीपरेटिव फेज। इसमें जो कोशिका है अपने आप को क्या करती है, प्रिपेयर करेगी। ठीक है, और यम फेज क्या होती है बेटा, ये आपका यम फेज डिवाइडिंग फेज है, और इसमें कोशिका जा करके 1 से 2 में चेंज हो जाती है। ठीक है, 1 से 2 में चेंज हो जाती है। जैसे ये कोई साइकिल है, इस साइकिल में इसमें 2 फेज हैं, एक आपका ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इंटरफेज है, और ये जो बीच वाला बचा है ये वाला, ये क्या है आपका यम फेज है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 घंटे में कोशिका को डिवाइड होने में 23 घंटे इसको तैयार होने में लगता है। ये बहुत डेंजरस वाली गर्ल है, उसको तैयार होने में क्या लगता है, 23 घंटे लगता है, और जब रिसेप्शन पहुंचना होगा जहाँ खाने के लिए 1 घंटे में पहुंच जाएगी। तो यम फेज आपका 1 घंटे का होता है, मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स, और बाकी 22 से 23 आवर्स आपके क्या है, इंटरफेज। तो इंटरफेज में कोशिका अपने आप को प्रिपेयर करती। प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं बाल झाड़ना, ठीक है, प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि कोशिका अभी सिंगल थी, वो अपने जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपकी सारी चीजें, सेल आपका सेल मेम्ब्रेन वगैरह, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अपना ये जो क्रोमैटिड था ना ऐसे थ्रेड लाइक, इसको क्रोमोसोम में ऐसे बदलना, ये सारी चीजें करते करते उसको पूरा कंप्लीट होने में, सेल को मैच्योर होने में ये पूरा आपका क्या लगता है, 23 घंटे लग जाते हैं, 33 आवर्स लग जाते हैं, और इंटरफेज को कंप्लीट कर लेती है। अब कोशिका यहाँ
एकदम ब्यूटीफुल से तैयार हो गई है। अब उसको क्या करना, डिवाइड। अब जैसे वो यम फेज में इंटर करेगी तो यम फेज में ये क्या कर लेती बेटा, अपने आप को यहाँ तक जाते जाते डिवाइड कर लेगी 1 से 2। ठीक है, फिर ये 2 आपके फिर वापस से साइकिल को पकड़ेंगे तो फिर आएंगे 2 से 4 में। ठीक है, इसमें एक फेज होता है, उसको भी समझाऊंगी वो किस लिए है, उसको भी फिलहाल इतना जानते रहो। तो फेज ऑफ सेल साइकिल में 2 है, इंटरफेज और यम फेज। ये इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, इसमें कोशिका अपने आप को प्रिपेयर करती है पर डिवीजन नहीं होती है। यम फेज को डिवाइडिंग फेज कहते हैं, इसमें आपकी कोशिका क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। प्रिपरेटरी फेज का जो एवरेज ड्यूरेशन है, लिखो एवरेज टाइम ड्यूरेशन 22, 23, नहीं ऐसे लिख लो। बीस से 21 आवर्स तक। ठीक है, ये इसका एवरेज ड्यूरेशन है और इसका एवरेज ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन इसका जो टाइम है ये आपका 1 to 2 आवर्स है। ठीक है, 1 से 2 घंटे में ये डिवाइड हो जाती है, 2 में बदल जाएगी और 20 से 21 घंटे इसको तैयार होने में लगता है। अब आ जाओ आप लोग, सेल साइकिल का फिगर चलिए बना लीजिए आप लोग, इंटरफेज एम फेज का फिगर बना लीजिए। इंटरफेज में 2 आएंगे, कैरियोकाइनेसिस और क्या है बेटा आपका, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, डिवीजन, और इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। पर कोशिका नहीं डिवाइड हो रही है, जैसे कोशिका यही है ना, एक है तो ये न्यूक्लियस का डिवीजन कर लेगी इस तरीके से, ऐसे ये यहाँ से ऐसे न्यूक्लियस हो जाएगा, फिर दूसरे में आएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर ये साइटोप्लाज्म आपस में यहाँ चिपक जाएंगे और यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी आके प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाइए, तो इस तरीके से बन के रखते हैं। सेकेंड वाले में जैसे यम फेज में जाएंगे दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो कैरियोकाइनेसिस में आपके फेज आते हैं G1S G2। ठीक है, इसमें आपका आता है G1S G2, इसको लिख लीजिए। कैरियोकाइनेसिस के जो फेज हैं G1S G2 फेज, और बाकी आपका क्या बेटा, एम फेज। यहाँ तक आते आते आपके न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, इसमें जाएगा तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगी, सेल डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये 3 फेज आपके इसमें पाए जाते हैं G1S G2। इसका ऐसा नहीं कि बहुत कुछ इसका नाम नहीं है G1S G2, इसको कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, इसको प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। इसको कहना चाहो तो इसको कह सकते हो पोस्ट माइटोटिक फेज बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज, और इसको सिंथेसिस फेज कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं। इन सब के अलग अलग नाम है। इसमें डीएनए आपका डुप्लीकेट हो जाता है, इसलिए सिंथेसिस फेज कहा जाता है। इसको पोस्ट माइटोटिक कहते हैं, यहाँ से आपकी चीजें स्टार्ट होंगी, प्री में जाकर के खत्म होंगी, वो वैसे इंटर कर जाता है एम फेज में। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई हो तो मैं यहाँ चार्ट बनाऊं तब उसका, मैं पानी नहीं लाई क्या। और यहाँ पे बेटा जैसे आएगा एम फेज में, यहाँ आपका फेज चलता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और क्या है, टीलोफेज, और क्या है,
हो गया। फिर ये लास्ट में यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस के थ्रू ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लास्ट में आपके साइटोकाइनेसिस हो जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस इसमें होके आता है, इसमें आपके साइटोकाइनेसिस हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसी चार्ट को यहाँ पे बना रही हूँ, ये जो चार्ट है इसको मैं यहाँ बना रही हूँ, बना लो आप लोग चार्ट। हाँ, ठीक है। देखो समझा रही हूँ, गलत मत बनाना, समझा रही हूँ। देखो बेटा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ये आपका यम फेज हो गया। क्या हो गया? यम फेज, जहाँ सेल का डिवीजन हो रहा है। और यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके पूरा टोटल ये यहाँ तक जो है आपका क्या हो गया? इंटरफेस हो गया, इंटरफेस। ठीक, इस इंटरफेज में आपके आएंगे G1, S, G2 फेज। ठीक है, और यहाँ यम फेज वाले में ये आपका यम फेज है। यम फेज में क्या मैंने पहला लिखा है? प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ओके, और ये फिर आपका जीवन में। ठीक, आगे फिर करो। इसमें एक आपका फेज आता है G0 फेज या क्यूसेंट फेज, वहां पे कोशिका डिवाइड नहीं होती, रेस्ट करती है, तो वो जीवन के बाद वो फेज आता है। यहाँ पे जैसे आपका जीवन हुआ वैसे यहाँ पे आपका फेज आता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ना, यहाँ पे ये फेज है, इसको कहते हैं G0 G0 फेज। इसके दो तीन नेम हैं, आर या इसी को बोलते हैं रेस्टिंग फेज। क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज। या इसी को क्या कहते हैं? क्विसेंट फेज, क्विसेंट फेज। ठीक, यहाँ तक आप लोग बनाइए, फिर चीजों को समझाऊं। बनाइए इसको। बनाइए। उल्टा कर दूं क्या?
एक मिनट रुको भाई, कहाँ मुझसे कोई गलती हो गई क्या? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहाँ उल्टा हो गया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा, इसको यहाँ से इरेज करो, बता रही हूँ, एक मिनट। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, ये अब सही है। ये इसमें आपके इतने फेज आएंगे, इसमें आपका है बेटा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, अब सही है। एक मिनट, इसमें आपके दो आएंगे, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में ये फेज है और लास्ट में क्या है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसमें आपका ये, अब ये अब आपका ये वाला चार्ट सही है, अब चार्ट सही है, अब सही है। यहाँ से लेके ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस करके फिर ये दो में यहाँ से डिवाइड हो जाएंगी, अब सही है। और आपका इंटरफेज में बस डायरेक्ट फेज आता है G1S G2। ठीक है, गलत ना पढ़ो, सही पढ़ो, इसको सही करो, सही कर लो, इसको बना लीजिए। अच्छा एक बार देख लो फिर से भाई, तुम लोगों को दिक्कत ना हो। फेज ऑफ सेल साइकिल दो है, इंटरफेज और यम फेज। इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज और यम फेज को डिवाइडिंग फेज कहते हैं। प्रिपरेटरी फेज में 20 से 21 आवर्स में सेल का डिवीजन होता है और यम फेज में 1 से 2 घंटे में। तो जो आपके सेल का जो डिवीजन, इसमें जो आपका जो सेल का प्रिपरेशन होता है, ये इसमें 3 फेज आते हैं, G1S G2। इंटरफेज के 3 फेज हैं, इंटरफेज के 3 सब फेज हैं। ठीक है, और ये 3 सब फेज क्या क्या है, G1S G2। इसमें कोशिका अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी, अपना डीएनए डुप्लीकेट कर लेती है, दुगना बना लेगी, क्रोमोसोम बना लेगी और न्यूक्लियस वगैरह डेवलप कर लेती है। सारे ऑर्गेनेज वो क्या बोलते हैं, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये सारे ऑर्गेनेज बना करके एकदम प्रिपेयर हो जाती है सेल को डिवीजन करने के लिए। तो सेल उसके बाद जाता है यम फेज में। यम फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, उसमें आपकी जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस के डिवीजन होने के लिए सारे प्रोसेस आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। तो ये कोशिका 1 से 2 में डिवाइड हो जाती है। अब सही है, ये अब सही है। अब इस पे बनाइए आप लोग। हो गया, ये चीज सबको समझ में आई। यहाँ से यहाँ तक बेटा आपका इंटरफेज है, यहाँ से यहाँ तक यम फेज। यम फेज में 2 फेज हैं, प्रोफेज से लेके टीलोफेज तक कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और आपका इंटरफेज में 3 है, G1S G2। इसी इंटरफेज में एक फेज आता है बेटा G0 फेज, इसको कहते हैं रेस्टिंग फेज या क्विसेंट फेज इसको कहा जाता है। अब आप लोग यहाँ रफली पहले समझिए, ये आप लोगों को मैंने क्या बता दिया, सेल साइकिल। सेल साइकिल मैंने 2 फेज बताया है, एक आपका यम फेज है और एक क्या है, इंटरफेज है। इंटरफेज में G1S G2 हो गया, G1S और G2। यम फेज में आपके 2 आते हैं, कैरियो आता है और साइटोकाइनेसिस। G1 फेज में हमने एक कोशिका लिया, इसी कोशिका को हमको डिवाइड करना है, ध्यान से देखना। G1 फेज में जैसे ये कोशिका आती है, कोशिका क्या करती है, ग्रोथ करने लगती है और डिफ्रेंसिएशन करने लगती है, मतलब चीज़ों को बनाए, आरएनए बनाने लगेगी, प्रोटीन बनाने लगेगी, एंजाइम्स बनाने लगेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ G1 फेज में बनने लगती है। G1 फेज इन सब में सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे लंबा फेज होता है। इन सब में आपके एंजाइम्स, प्रोटीन, आरएनए, इन सारी चीज़ों का सिंथेसिस हो जाएगा।
जैसे ये यस फेज में आएगी बेटा, तो इसमें जो सारी चीजों का सिंथेसिस होगा, पर डीएनए डुप्लीकेट आपका एक ही है ना। अब इसी एक डीएनए से आपका प्रोटीन तो बनेगा नहीं, प्रोटीन के लिए हमेशा आपका क्या होता है, लीनियर डीएनए चाहिए, तो डबल स्ट्रैंडेड चाहिए। तो यहाँ जैसे यस फेज में आती है डीएनए क्या हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक, यस फेज में आपका सारी चीजों से क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या बन जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए का क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। इसका मेन है और ये क्वेश्चन 100 बार पूछा है। यस फेज में किसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन किसमें सिंथेसिस होती है, यस फेज में होती है। क्रोमोसोम किसमें आपके डुप्लीकेट हो जाते हैं, यस फेज। वो घुमा सुमा के पूछेगा यस फेज से, ठीक है। तो यस फेज से आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सिंथेसिस फेज। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है जी बताओ। डीएनए को क्या करता है, रोलिंग करने के लिए जिसकी हेल्प लगती है वो क्या होती है, आपकी हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन किस अमीनो एसिड से बना होता है, हाँ, लाइसिन और आर्जिनिन। ये दोनों क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, जो बच्चे नए हैं देख लो फटाक से। हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट में जी। ये किसमें पाया जाएगा, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्यों बेटा, क्योंकि प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है ना, वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब इस तरीके से, और ये क्या है, दो है तो डबल स्टैंडर्ड। हमारा जो यूकैरियोट का डीएनए होता है क्या होता है, लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है। तो हमारा जो डीएनए इस तरीके से होता है। अब सोचो ये आपका सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस मान लो 1 मीटर का है, और आपका जो डीएनए वो कितने मीटर का है, 5 मीटर का है। ये 5 मीटर का डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट हो गया, सोचने वाली बात है ना। 1 मीटर न्यूक्लियस के अंदर आपका जो डीएनए होता है क्रोमोसोम ही है, क्रोमोसोम में के अंदर ही आपका डीएनए पाया जाएगा। डीएनए में आपके जीन होते हैं। तो ये आपका एक ही सबसे छोटा होता है, न्यूक्लियस क्या है, बहुत छोटा है। 1 मीटर का न्यूक्लियस है, और डीएनए जो हमारा है वो कितना है, 5 मीटर का। इस 5 मीटर के डीएनए को एक मीटर न्यूक्लियस में एडजस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आपका होता है हिस्टोन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन होती है, ठीक है। ये प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है। 2 अमीनो एसिड होती है, लाइसिन और क्या होता है, आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड से मिलकर के ये प्रोटीन बनती है, ठीक है। हमेशा देखो प्रोटीन किससे, प्रोटीन का यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड मिलते मिलते जा करके जब 50 अमीनो एसिड जब आपके मिलते हैं, 51वां आता है अमीनो एसिड, तो पहला प्रोटीन बनता है। हमेशा 51 अमीनो एसिड जाके मिलेंगे तो एक प्रोटीन बनेगी। तो 51 अमीनो एसिड जब पहली बार मिली तो पहली प्रोटीन क्या बनी, इंसुलिन। क्या बनी, इंसुलिन प्रोटीन बनी। तो ये बेटा आपका जो अमीनो एसिड है, लाइसिन और आर्जिनिन, जो अभी मैंने बताया था इसेंशियल नॉन इसेंशियल बीस्ट हो, उसी में से लाइसिन आर्जिनिन दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, हिस्टोन प्रोटीन बना लेते हैं। ये अमीनो एसिड से ही तो आपके प्रोटीन बने। तो क्या बना लिए, हिस्टोन प्रोटीन बना लिए। इस हिस्टोन प्रोटीन के 4 आपके क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। H1, H2A, H2B और H3 एंड H4 होता है। एंड H3, रुको 1 मिनट, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, जिसमें बेटा H1 जो है ये लिंकर होता है। क्या होता है, लिंकर होता है। ये जो होता है ये लिंकर होगा, ये डीएनए को यहाँ से बाइंड करेगा, समझ रहे हो। और बाकी H2A, H2B, H3, H4 जो है आपके उसकी यूनिट को बनाने में हेल्प करते हैं। तो जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें 5 आपके चीजें मिलके 5 मॉलिक्यूल होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, जिसमें ये चारों मिलकर के आपके इस तरीके से मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, H2A, H2B, H3 एंड H4। और जो H1 है इसका, जो इसका H1 है ये लिंक करता है। तो जैसे ये आपका डीएनए है ना, इस डीएनए को एडजस्ट करने के लिए ये हिस्टोन प्रोटीन यहाँ के लग जाएगी, और ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए इसी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर 3 बार कॉइलिंग मार लेगा। 3/3 होता है ना, कितना होता है, तो यहाँ 1 बार 2 बार, ये तीसरी बार मारा, फिर यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, H1 हिस्टोन प्रोटीन इसको लिंक कर दिया। अब यहाँ फिर हिस्टोन प्रोटीन लगा,
और इस डीएनए को फिर से 1 बार 2 बार 3 बार इस तरीके से फिर मारेगा, तो फिर यहाँ जाके लगेगा 1 बार 2 बार 3 बार। तो जो इसकी लेंथ थी, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, जो 5 मीटर थी इसकी लेंथ हाफ हो गई, कितनी हो गई, आधी हो गई। उसको 3 बार क्वाइलिंग मार दिया तो उसकी लेंथ क्या इसके ऊपर रैप कर गया, क्वाइल कर गया, लिपट गया, तो ये क्या हो गई, इसकी लेंथ जो थी डीएनए की वो क्या हो गई, छोटी हो गई। अब 1 मीटर न्यूक्लियस के अंदर 1.5 मीटर आपका डीएनए आराम से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका सीक्वेंस बनता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम का मतलब होता है ब्रीड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मोतियों का माला होता है ना, गले में जो लड़कियां मोतियों का माला नहीं पड़ती हैं, तो ये जो मोतियां हैं ये आपका क्या है, हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन हो गया। और ये जो पतला सा धागा ये क्या है, डीएनए हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या हो जाती हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब ये डीएनए आपके आराम से यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, तो ये आपका क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। समझ गए ना, हिस्टोन प्रोटीन। चलो, डीएनए आप इस तरीके से आपका डुप्लीकेशन होता है। चलो, तो यहाँ पे बेटा आपके क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, यहाँ जितना मैंने पढ़ाया उससे आपके 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं। पहला क्वेश्चन फंसता है, हिस्टोन प्रोटीन किस में पाई जाती है, यूकैरियोट में, किससे एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोट में। क्यों एब्सेंट होती है बेटा, क्योंकि उसका जब ऑलरेडी डीएनए क्या है, सर्कुलर है, तो उसको माले की तरह लपेटने की जरूरत ही नहीं है। और हमारे में लीनियर पाया जा रहा है, बड़ा डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन उसको रैप करने के लिए, लपेटने के लिए काम देती है। पहली चीज, हिस्टोन प्रोटीन किस अमीनो एसिड से बने हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। हिस्टोन प्रोटीन के कितने सब यूनिट होते हैं, आपके 5 हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, जिसमें से ये 4 आपके बाइंड करते हैं, ऐसे 4 यूनिट बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे हिस्टोन के। और H1 क्या है, लिंकर है। ये क्या है बेटा, पूछता है हिस्टोन प्रोटीन में, ऐसे दे देगा कौन सा लिंकर हिस्टोन है, तो लिंक कौन कर रहा है, एक को दूसरे से जोड़ रहा है क्या, H1, फिर यहाँ पे H1 लगेगा, फिर यहाँ पे H1, इसको जोड़ने के लिए काम देगा। और ये आपके क्या है, इसके मॉलिक्यूल से सब यूनिट है, ठीक है। और फिर आपका इससे क्वेश्चन पूछता है न्यूक्लियोसोम में क्या क्या पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। समझ में आ गया। चलो, इससे आपके इतने क्वेश्चंस तैयार हो जाने चाहिए जितना मैंने बताया। चलो, तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, यस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा। डीएनए जो था पहले एक धागे में था, अब क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएंगे। उसके बाद जो है हिस्टोन प्रोटीन का, हिस्टोन प्रोटीन बन जाती है उसको रैप करने के लिए, ठीक है। फिर आप G2 फेज में जाएंगे। यहाँ आइए, ध्यान से देखिए, तब मैं उसको छेड़खानी नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि ये इसी फिगर में समझाऊंगी। यहाँ देखो, एक कोशिका थी, उसने क्या किया, ग्रोथ किया, और प्रोटीन बना लिया, एंजाइम्स बना लिए, एटीपी, सारी चीजें, आरएनए सब बना लिया। यहाँ आया, यहाँ आने के बाद उसने अपने डीएनए को डुप्लीकेट कर लिया और हिस्टोन प्रोटीन बना लिया। अब इस G2 फेज में आएंगे, यहाँ जितने आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह जितने सेल्स के लिए जरूरी होती सब बना लिए। अब क्या है, यहाँ सेल्स आपकी क्या हो गई, पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गई है, किसके लिए, डिवीजन के लिए। अब यहाँ सेल जाएगी इसमें। अब यम फेज में 2 फेज मैंने बताया, एक कैरियोकाइनेसिस, एक क्या है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, इसी न्यूक्लियस के अंदर ही तो सब कुछ है, इसी का क्या होगा बेटा, डिवीजन होता है। तो इसको डिवीजन करने के लिए इसमें फेज चलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये तीनों यहाँ तक गया तो आपका जो है कोशिका में जो ये आपका न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो गया, 1 से 2 में बन गया, ठीक। जैसे साइटोकाइनेसिस में गया, यहाँ से सेल क्या हो गई, बीच में आपका इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ एक कोशिका, यहाँ से यहाँ जाने में भी यही कोशिका थी ना, यहाँ जाने में ये 2 में डिवाइड हो गई, 1 से 2 में हो गई। कोशिका एक थी, चली यहाँ से थी, और यहाँ तक जाते जाते वो क्या हो गई, यम फेज में 1 से 2 में डिवाइड हो गई, ठीक है। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बन गई, यहाँ कोशिका आपकी 2 में यहाँ पे बेटा डिवाइड हो गई। अगर इनका मन है दोनों कोशिकाओं का कि हमको आगे जाकर के 4 बनाना है तो बनाएंगी, अगर किसी एक कोशिका मन नहीं, भाई हमको नहीं डिवीजन करना, हम रेस्ट करेंगे, तो यहाँ आपका एक और फेज बनाए थे G1 के पास इस तरीके से, G0 फेज या रेस्टिंग फेज। तो एक कोशिका आपकी सेल साइकिल छोड़ करके G0 फेज में चली जाएगी, यहाँ पे, यहाँ वाले फेज में, और एक कोशिका फिर से वापस से साइकिल को ज्वाइन करेगी, फिर जाएगी 1 से 2 में बना।
फिर इन दोनों को अगर जरूरत नहीं है डिवीजन होने की तो ये फिर वापस से यहाँ से आएंगी 2 से 4 में बना लेंगी। ठीक है, जो कोशिका यहाँ पहली जो थी उसका मन नहीं था डिवीजन करने का, वो G0 फेज में चली गई और रेस्ट करने लगी। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। आ जाओ ध्यान से देखो, ये आपका एम फेज हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक इंटरफेस हो गया, इसमें G1 हो गया, S हो गया और G2 हो गया। इसी G1 के जस्ट बाद में यहाँ पे G0 फेज हो गई। ये क्या है? G0 फेज है। यहाँ कोशिका जो थी चली थी एक और बनी कितनी है? 2। इसमें से एक तो साइकिल को ज्वाइन करके फिर वापस चली गई, एक कोशिका कहाँ गई? यहाँ रेस्ट करने लगी। जो यहाँ से जा करके रेस्ट करने लगी G0 फेज में, ऐसी कोशिका, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। अगर इस कोशिका को जरूरत है, अगर इस कोशिका को जरूरत है कि नहीं, हम ऐसा नहीं को चली गई तो वापस नहीं आएगी, आएगी जब उसका मन होगा, जरूरत होगा कि नहीं चलिए हमको अब नीड है, फिर से हम भी डिवाइड कर लेंगे, तो ये वापस से साइकिल को ज्वाइन कर लेगी, तो उसको कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? रीडिफरेंशिएशन। अब ये वापस से सेल साइकिल को ज्वाइन कर ली, अब यहाँ पे आई फिर 2 से 4 में। अगर इसका मन फिर हुआ नहीं हमको फिर से जाना है इसी में, तो इसमें फिर चली जाएगी, तो उसको कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? तीनों टर्म। पहली बार जाएगी रेस्ट करना तो डिफरेंशिएशन, फिर वही कोशिका वापस से साइकिल ज्वाइन कर लेगी तो री डिफरेंशिएशन। अगर उसका फिर मन करेगा नहीं हम फिर रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे तो डी डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? मैचुरेशन फेज हो जाएगा। इसमें कोशिका मैच्योर हो गई हैं। ठीक है, इसलिए वो सेल साइकिल को ज्वाइन नहीं करी, 2-4 बार गई, उसका डीएनए वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो वो वापस से चली जाएगी। तो ये तीनों टर्म आप लोग याद रखिएगा, पूछता है डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई तो आगे अब पढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ हमने एक कोशिका से कितने में बदल दिया? 2 में। ठीक है, तो यही चीजें आप लोगों को करना है। फिर ये अगर दोनों चलेंगी तो 2 से कितने बदल जाएंगी? 4 में। चारों चलेंगी तो 4 से 8 में। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी में बेटा 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, ध्यान से सुनो। ह्यूमन के बॉडी में 2 प्रकार की सेल, एक को बोलते हैं सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। एक को बोलते हैं जर्म सेल। हमारी बॉडी में ह्यूमन में 2 ही जर्म सेल होती है, एक को कहते हैं एग, एक को क्या कहते हैं? स्पर्म, एक को ओवा भी बोलते हैं। ये 2 सेल आपकी क्या होती हैं? जर्म सेल होती है। और इनको छोड़ करके बॉडी की कोई भी नाखून, बाल, स्किन, लीवर, पैनक्रियास, सारी पार्ट जो है जिससे बनी वो क्या होती है? आपकी सोमैटिक सेल। और हमेशा सोमैटिक सेल बेटा कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। अगर हम एक नाखून का भी निकाल लें, या तो स्किन का, या तो बाल का, या किसी भी एक पोर्शन को निकाल, उसमें हमेशा डीएनए कितना हो गया? ह्यूमन में 46 होता है ना, तो 23 पेयर, कितने? 23 पेयर आपके डीएनए होंगे। तो सोमैटिक सेल्स में क्या होती है? हमेशा 23 पेयर डीएनए। मतलब सोमैटिक सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी, 2n होगी। और बेटा जर्म सेल क्या होती है? ये हैप्लॉयड होती है। क्यों? ये n होता है, ये n, ताकि बाद में फर्टिलाइजेशन करके क्या बना लेंगे? 2n। नहीं, अगर 2n रहते हैं तो कितना हो जाता? हमारा म्यूटेशन होके कुछ और जाती रहते, ऐसे नहीं दिखते हम लोग। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा कि री अगेन वापस से सेल साइकिल को ज्वाइन कर लेना ही डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, पहली बार आप सेल साइकिल को यहाँ पे छोड़े हैं, मतलब पहली बार आप इंटर किए तो उसको डिफरेंशिएशन, फिर उसको आप सेल साइकिल को ज्वाइन कर लिए तो री डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर सॉरी, डी डिफरेंशिएशन का मतलब री अगेन फिर आप रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे तो डी डिफरेंशिएशन। जब डी डिफरेंशिएशन होता है तो कोशिका पूर्ण तरीके से मैच्योर हो जाती है, जैसे आपका वुड हो गया, ठीक है, लकड़ी वगैरह। लास्ट में वो डी डिफरेंशिएशन मोड में चली जाती है बेटा, तो वो क्या हो जाती है? नॉन लिविंग होने लगती हैं, जाइलम बना लेंगी, वुड बना लेती हैं। ठीक है, तो इसमें आपके प्लांट एनिमल दोनों के लिए ये फॉलो है, ऐसा नहीं है प्लांट एनिमल के लिए सिर्फ पढ़ा रही हूँ, प्लांट एनिमल दोनों है। ठीक है, तो यहाँ ह्यूमन में जो सेल्स है वो सोमैटिक सेल्स, पूरी बॉडी की सेल्स, सिर्फ 2 को छोड़ करके ये डिप्लॉयड होती है, हैप्लॉयड होती है। ये सारे टर्म अब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आएगा, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है,
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, अपना लिखवाते हैं तुम लोग को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा बताओ, नहीं हो तो अच्छी बात है। अभी मैं सारी चीजें लिखवाऊंगी। यहाँ मैंने आप लोगों को समझाया इसलिए कि बाद में चीजें मैं समझाऊंगी तो चीजें रिकॉल होंगी तो याद हो जाएंगी। ओके, अब हम लोग लिखेंगे इंटरफेज में पहला जीवन फेज। ठीक है, इंटरफेज में पहला क्या लिखेंगे? जीवन फेज। भाई हैंग करने लगता है। इंटरफेज में पहला क्या लिखेंगे? जीवन फेज। ओके, लिखिए। इंटरफेज में 3 सब फेज है, G1S G2। लिख। जीवन में लिखो इंटरफेज में जीवन फेज। इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज का मतलब होता है बेटा, माइटोटिक या माइटोसिस जो भी इसको बोलो, इस फेज का मतलब होता है जब एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाएं और सेम माता का ही क्रोमोसोम हो। ठीक है, तो ये मोस्टली किसमें होती है? सोमैटिक सेल्स में। एक पेरेंट सेल से दूसरी बन रही तो पेरेंट डिप्लॉयड है, जो बच्चा हो रहा है वो भी क्या है? डिप्लॉयड ही है। डॉटर सेल्स जो उसकी बन रही हैं पेरेंट से, उसमें भी 46 क्रोमोसोम है, उसमें भी 46 है। तो सिर्फ सोमैटिक सेल्स में आपके माइटोटिक डिवीजन होते हैं। जर्म सेल जब करेंगे तो उसमें आपका मियोसिस होगा। जब मियोसिस होगा तो 1 से 2, 2 से 4, जब 4 में बनेंगे तो यन हो जाएंगे, हेप्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैं अभी समझाऊंगी। अभी फिलहाल जीवन फेज लिखिए। इसमें लिखो, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। लिखो, इंटरफेज का सबसे बड़ा फेज होता है और ये किसमें है? सेल साइकिल में। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। नेक्स्ट लिखिए, सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। Cell and its organelles grow in size. Grow in size. There is synthesis. There is synthesis. Protein, enzyme, like as ATPase, DNAs, RNAs, ये सारी एंजाइम की क्या करती है? सिंथेसिस करती है। ठीक है, RNA, प्रोटीन, एंजाइम लाइक एज एटीपीज, डीएनएज, आरएनएज, इनका क्या करती है? जीवन फेज में सिंथेसिस करती है। देखिए G2 फेज, अब तो आपका बन गया ये सब। G2 फेज इसको बोलते हैं, अरे S फेज है भाई, जीवन के बाद S फेज। S फेज या इसी को सिंथेटिक फेज बोलते हैं, सिंथेसिस। इसमें बेटा आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन रेप्लिकेट हो जाएंगे। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, एंड डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है। बट
क्रोमोसोमल नंबर बट क्रोमोसोमल नंबर आर सेम। इसका क्रोमोसोम नंबर ऐसा नहीं है कि डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है तो क्रोमोसोम 23 की जगह 46 की जगह 46 दूने जितना भी होता हो उतना हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, बस डीएनए क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। समझ रहे हो? ठीक। बट क्रोमोसोमल नंबर आर सेम, डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। लिख लीजिए। एंड सेंट्रियोल नंबर सेम एंड सेंट्रोसोम ये भी सेम होगा। क्रोमोसोम नंबर एंड यहाँ लिख लेना क्रोमोसोम नंबर एंड सेंट्रोमियर नंबर आर सेम। अब सही, सेंट्रोमियर नंबर आर सेम। देखो बेटा ये क्या है आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो दोनों आर्म होते हैं जिस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं उसी को कहते हैं सेंट्रोमियर। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ये इन दोनों स्ट्रक्चर को यहाँ से जोड़ती है। इस सेंट्रोमियर को एक यहाँ पे और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कवर किया रहता है, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। और इसी काइनेटोकोर से ये आपका डबल स्टैंड हो गया। इसी काइनेटोकोर से आपका जब सेल डिवीजन होगा तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ऐसे इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से रहता है स्पिंडल फाइबर। इससे जो यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल यहाँ से अटैच होता है। तो यहाँ से काइनेटोकोर से यहाँ के पोल पे सेंट्रियोल के थ्रू अटैच होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको मैं बनाऊंगी स्ट्रक्चर, बाद में समझ में आएगा। तो ये आपका जो क्रोमोसोम के आर्म जो होते हैं जिस स्ट्रक्चर से अटैच है उसको सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर पे आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। चलो इसी चीज को हम यहाँ लिखे हैं कि क्रोमोसोम नंबर और जो सेंट्रोमियर दोनों के नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, बस डीएनए आपके डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। ठीक, चले आगे। वनली चलो हो गया। यस फेज के बाद लिखो आप लोग क्या आएगा, G1S G2 फेज। G2 फेज। अब G2 फेज में बेटा क्या हो जाएंगे, सारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके बन जाएंगे। लिखिए। और इसको हम कहते हैं प्री माइटोटिक फेज। और ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है इंटरफेज का। लिखो, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज का सबसे छोटा फेज क्या होता है, G2 फेज। आरएनए लिखो, लिखो नेक्स्ट डाल के आरएनए क्या हो जा रहा है भाई इसमें, लिखो आरएनए प्लस प्रोटीन प्लस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ETC सेल ऑर्गेनेल्स आर रेप्लिकेट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स begin to assemble स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं इसके थ्रू क्या बनने लगती हैं, आपकी स्पिंडल फाइबर बनने लगती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन से बना होता है, ट्यूबुलिन से। इसमें एक ऐसी प्रोटीन पाई जाती है ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन से आपका क्या बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं।
और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है सेल साइकिल में, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका सेंट्रोमियल है, यहाँ सेंट्रियोल हो गया। सेंट्रियोल में छोटे छोटे इस तरीके से रेस पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, एस्टर रेस बोलते हैं। और जो बड़े बड़े होते हैं उसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ये क्या बेटा, स्पिंडल फाइबर है। और ये स्पिंडल फाइबर किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। और माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और इसी स्पिंडल फाइबर से आपके जा करके क्रोमोसोम अटैच होते हैं, ठीक है, देख रहे हो यहाँ। और ये एस्टर रेस है, ये बीच वाले को कहते हैं सेंट्रियोल। और छोटे छोटे जो इसको एस्टर रेस कहेंगे, जो बड़े वाले हैं स्पिंडल फाइबर, इस तरीके से अटैच होते हैं। समझ में आया? अभी आगे समझाऊंगी। ये आपको समझाने के लिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनेल्स है। इस ऑर्गेनेल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। इस ऑर्गेनेल्स का काम क्या होता है, सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर को बनाना। करिए। तो आपका G2 फेज हो गया। अब लिख लीजिए G0 फेज, उसको भी बता दूं। क्वेश्चन पूछता है G0 फेज कब आता है, G1 के जस्ट बाद और S फेज के जस्ट पहले, ठीक है। याद रखिएगा साइकिल से, G1 के जस्ट बाद और S फेज के जस्ट, डीएनए आपका डुप्लीकेट होने से पहले ही वो चला जाता है रेस्टिंग फेज, ठीक है। चलिए, अब बार बार आपका डीएनए डुप्लीकेट नहीं होता है, एक बार हो गया तो बस वो साइकिल से गुजरेगा। वो कोशिका अगर दोबारा रिज्वाइन कर रही है तो साइकिल से गुजरेगी, पर वो डीएनए का बार बार 4 बार थोड़ी डुप्लीकेट करेगी। वो चीज़ें बन चुकी है तो बस वहाँ जा करके एम फेज में डिवाइड होती है। तो वही आपकी एबनॉर्मलिटी शो करती है, डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन और डी डिफ्रेंशिएशन। एक बार पहली बार जब कोशिका रेस्ट करती है तो डिफ्रेंशिएशन, वही कोशिका साइकिल को ज्वाइन कर ली तो रीडिफ्रेंशिएशन, वही कोशिका वापस से चली गई रेस्ट में तो डी डिफ्रेंशिएशन। याद रखिएगा, जब डी डिफ्रेंशिएशन इन सब में चली जाती है तो कोशिका क्या हो रही है, वहां जाकर के मैच्योर हो रही है। बाकी क्या है, अभी डिवाइडिंग स्टेज में चल रही है, तो वो हमेशा डिवाइड होती रहती हैं। तो जैसे जो आपके डी डिफ्रेंशिएशन, ये सारी जो कोशिकाएं होती है ना, जो मैच्योर हो जाती हैं, डिवीजन नहीं करती, तो हमारी बॉडी में ऐसी कोशिकाएं क्या है, हमारी नर्व सेल्स हैं। वो क्या है, आपकी डी डिफ्रेंशिएशन हो गई हैं, वो अब डिवाइड नहीं करने वाली हैं। हमारी जो हार्ट सेल्स होती हैं, हार्ट की मसल, जो कार्डियक मसल है, वो भी क्या होती है, नॉट डिवाइडिंग, उसमें भी डिवीजन नहीं होता है। अगर डिवीजन होता है तो हार्ट को अगर चोट लगती, कुछ भी उसका होता है, वो वापस वो नहीं रिकवर कर लेता। हमारे पूरे बॉडी में लीवर एक ऐसी आपकी ग्लैंड होती है जिसमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्धारण की क्षमता होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। अगर लीवर के किसी भी पार्ट में कुछ हुआ है तो आप उसको निकाल देंगे काट के, तो वापस से फिर से वो रीजनरेट हो जाती है, कोशिका डिवीजन कर जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा वो सोमैटिक सेल्स हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं, उसमें बहुत तगड़े से आपका डिवीजन होगा, ठीक है। और आपके जैसे गाल ब्लैडर का अगर किसी को स्टोन हो जाता है, गाल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, तो गाल ब्लैडर ही पूरा निकाल दिया जाता है। उस कंडीशन में बस दिक्कत ये होती है कि जो गाल ब्लैडर में लीवर से जो बाइल जो रहता है, पित्तरस जो लीवर में बनता है, और स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। क्वेश्चन पूछता है पित्तरस कहाँ बनता है, कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सिंथेसिस करता है, लीवर। ऐसा नहीं, पित्ताशय करता है। पित्ताशय पित्तरस नहीं करता, वो बस स्टोर करता है, ठीक है, वो स्टोर करेगा। और बनता कहाँ है, लीवर। यही है ना इसका स्ट्रक्चर। यही कोई व्यक्ति है, सपोज दैट यहाँ तो है, यहाँ तक इसकी बॉडी है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका लीवर हो गया, ठीक। इस लीवर से आपके डक्ट आते हैं, ठीक है। एक आपका गाल ब्लैडर हो गया, और यहाँ से फिर ये जा करके पैनक्रियाज वगैरह से मिल जाते हैं। तो ये जो आपका गाल ब्लैडर है बेटा, इसमें बाइल जो है यहाँ प्रोडक्शन होता है लीवर में, फिर आकर के गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगी। जब इसकी ज़रूरत होती है खाने के लिए पित्तरस की, तो अच्छा पित्तरस में क्या नहीं पाया जाता, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पित्तरस में एब्सेंट होते हैं। इसमें जितना मटेरियल होता है वो सारे के सारे प्रोटीनियसिस नेचर के होंगे, स्टेरॉयड नेचर के होंगे, इसमें एंजाइम नहीं होता है। बाइल जो है वो एंजाइम नहीं, एक तरीके की प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ पे
इसमें क्या एब्सेंट होंगे, एंजाइम एब्सेंट होते हैं इस बाइल के अंदर। बाइल जूस के अंदर क्या है, पित्त रस के अंदर एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ जब इसको जरूरत होती है खाने को पचाने के लिए, तो इस पे एक आपका हार्मोन्स होता है, इसको CCK कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिकोसाइटोकाइनिन्स। ये जैसे इस पे इफेक्ट जाता है तो इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ऐसे मतलब उसको प्रेशर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाइल आपका यहाँ पे जो आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है वहां पे आ जाता है। फिर पैनक्रियाज से पैनक्रियाज रस आकर के यहाँ आपके नीचे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में सब चले जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट पाचन हो जाता है। कंप्लीट आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। और ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये रेक्टम वाला पार्ट है, ये आपका यहाँ से आकर के इस तरीके से जुड़ जाएगा और फिर यहाँ से हाँ बेटा देखो, काइलोमाइक्रॉन जो होती है वो उसमें फैट और ये प्रोटीन दोनों होते हैं। तो आपका जो फैट होता है वो किससे कवर होता है, प्रोटीन से। पर जब यहाँ पे फैट का पाचन होगा ना तो इस पे आपके केमिकल्स आते हैं, ये फैट को छिपाया हुआ है। फैट का आपका वो एमल्सिफिकेशन इसी के अंदर होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। तो जब लैक्टियस आपकी एंजाइम आती है ना, लैक्टियस वो फैट को पचाती है, वो पकड़ लेती है। इसके ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, ये प्रोटीन को जान जाती है इसके अंदर फैट छिपा हुआ है, तो ये इसको क्या कर देती है, लैक्टियस, ये इसको डाइजेस्ट कर देती है। डाइजेस्ट करके एब्जॉर्प्शन करके इसके ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो भी रहेंगे विलाई के थ्रू जो आपके ब्लड वेसल्स जाते हैं डायरेक्ट उसमें ग्लूकोज को सेंड कर देगी। ठीक है, इसी को ये जो अपने आप को छिपाया हुआ जो इसका स्ट्रक्चर, इसी को काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। इसमें फैट चारों तरफ से प्रोटीन से कवर रहता है, बस उसको कोई पहचान नहीं पाता है। वो सोचता है कि प्रोटीन आके पचाता है, क्योंकि वो अंदर फैट है तो पचता ही नहीं। तो लैक्टियल्स एंजाइम आती है इसको पचाने के लिए, वो इसके ऊपर जो रिसेप्टर लगे होते हैं ना, इसके अंदर जो फैट होते हैं इसको ये पहचान जाती है, तो रिसेप्टर के थ्रू फिर वो उसको डाइजेस्ट कर देती है। ठीक है, तो ये बेटा आपका बाइल था। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई भाई, कुछ पढ़ा रही थी, ध्यान नहीं आ रहा। चलो अच्छा जाने दो, अभी कहाँ से कुछ चीज़ें की थी तो इसके थ्रू मैं आप लोगों को समझा रही थी, दिमाग से उतर गया, छोड़ो चल दे। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, हाँ लीवर आपको बता रही थी कि लीवर क्या है, सबसे हाईली इसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है लीवर के अंदर। और लीवर आपकी कैसी है, एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्सोक्राइन ग्लैंड, लीवर क्या है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है ना भाई, तो एक्सो हो जाएगी ना। ग्लैंड 3 होती हैं, एक्सो, इंडो और मिक्स्ड। जो एंजाइम का सिक्रेशन करे एक्सो, जो हार्मोन्स का करे इंडो, जो दोनों का करे मिक्स। तो मिक्स्ड वाले में आपका पैनक्रियास, पैनक्रियास से आपके एंजाइम का भी सिक्रेशन होता है और हार्मोन्स का भी। ठीक है, तो लीवर क्या है बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि वो एंजाइम का सिक्रेशन करता है, बाइल्स वगैरह वही बनाता है। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब लिखिए G0 फेज, लास्ट है आपका G0 या रेस्टिंग फेज, G0 फेज या G0 फेज, रेस्टिंग फेज, या इसी को क्विसेंट फेज कहते हैं। क्विसेंट फेज, तीनों इसी के नेम हैं। इसमें कोशिका क्या करेगी, रेस्ट करेगी। इन विच द सेल आइदर डिवाइडेड, नाइदर डिवाइडेड नॉर रेस्टिंग। देखो, इन विच सेल्स neither divided nor synthesis organelles but metabolic it's metabolic
इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यू, it occurs cells differentiation redifferentiation and de-differentiation। क्या हो गया? हाँ, क्या बात हो रही है इसमें बेटा? जो जी नॉट फेज होता है, रेस्टिंग फेज या क्रिसेंट फेज, इसमें कोशिका न तो डिवाइड होती है न तो सिंथेसिस करती है किसी भी प्रकार के ऑर्गेनेल्स, वहां जाकर के रेस्ट करने लगी, पर उसके बॉडी के अंदर जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उसकी जो प्रोसेस है ग्रोथ होने की, ऐसा नहीं वो स्टॉप हो जाएगी, वो होती रहेगी। बस कोशिका डिवाइड मतलब क्या बोलते हैं, किसी प्रकार की सेल ऑर्गेनेल्स का को नहीं बना रही, बाकी सब में देख रहे हैं, जीवन में भी बन रहा है। एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन, जी2 में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बन रहे, पर जी0 फेज में किसी भी प्रकार की सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बनती, सिर्फ वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, अपने बॉडी को जो ग्रोथ करने की प्रोसेस उसको करेगी। वही चीज मैंने लिखा है, इन विच द नाइदर डिवाइडेड नॉट सिंथेसिस ऑर्गेनेल्स बट इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंटिन्यू, इट अकर्स सेल्स। इस सेल्स में 3 प्रकार की प्रोसेस, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन। पहली बार जाएगी रेस्ट करने तो डिफरेंशिएशन, वापस सेल साइकिल को अचीव करती है तो रीडिफरेंशिएशन, फिर वही वापस से चली जाती है तो डी-डिफरेंशिएशन। तो इसमें कोशिकाएं आपकी मैच्योर हो जाती हैं, जैसे आपकी हार्ट सेल्स, नर्व सेल्स, यहाँ एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके हार्ट सेल्स आ सकते हैं। हार्ट सेल्स को कौन सी मसल्स कहते हैं जी? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल कैसी होती है? इनवॉलेंट्री की वॉलेंट्री? क्या होती है? इनवॉलेंट्री है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हार्ट हमारा बीट करता है। ये नहीं कि हमारा मन है तो आज 72 की जगह 74 बार धड़का देंगे, ऐसा नहीं है। वो क्या है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे। इसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रिएशन नहीं होता है। स्ट्रिएशन का मतलब होता है कोई कोशिका हो, उस कोशिका के अंदर इस तरीके से रेखाधारियां पाई जाए, तो ये कैसी होती है? स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ होगी। एंड इसके अंदर क्या होंगे? ब्रांच होते हैं। सोचो कोई मसल्स उसके अंदर ब्रांच पाई जा रही है, 1 से 2 ब्रांच, तो ये कैसे होंगी? ब्रांच्ड होंगी, स्मूथ ब्रांच। क्या होगी? इनवॉलेंट्री मसल्स होती। 3 चीज याद रखिएगा। और इसमें न्यूक्लियस कैसे होंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, 1 से 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स के आपको फीचर बता दिए, स्मूथ होती हैं, ब्रांच होंगी, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होता है, तो ऐसी मसल्स को कार्डियक मसल कहते हैं, इनवॉलेंट्री होती है। स्केलेटन मसल एक ऐसी मसल होती है उसमें स्ट्रिएशन पाया जाता है। ठीक है, उसमें धारियां पाई जाती हैं स्केलेटन मसल्स में। हो गया? नहीं बेटा, जीवन तक जाएगा उसके बाद फिर वो इंटर कर जाता है। ठीक है, चलो देख लूंगी, पर जहां तक है जो हाई लेवल की बुक्स हैं उसमें जीवन के बाद दिया है। कुछ कुछ बुक में आपके जीवन से पहले ही वो जी0 फेज लगा दी है, एम के बाद डायरेक्ट, पर वो जीवन तक जाती हैं, फिर उसके बाद तक जी0 में एंटर करती हैं। फिर भी मैं देख लूंगी। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी बुक में ये चीजें हैं, पर देखती हूँ। चलो कोई बात। हो गया? यहाँ तक सबको समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इंटरफेस सबको समझ में आ गया? इंटरफेस हो गया। एम फेज पढ़ाऊं अभी? चलो एम फेज आराम से पढ़ाऊंगी। चलो अच्छा, एक चीज बताओ हमको, थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग। वो कौन सी कोशिका है जो आपके जी0 फेज में नहीं जाती है? क्यों? गई तभी ना रेस्ट कर रही है, नहीं जाती। वो कौन सी कोशिका है, दिमाग लगाओ, जो जी0 फेज में जाती नहीं?
और उससे बहुत बहुत डेंजरस, सबसे भयानक रोग होता है। उसका नाम सी से है, अब बताओ। हाँ, क्या है? कैंसर सेल्स। जो कैंसर सेल्स होती है बेटा, वो कभी G0 फेज में नहीं जाएंगी, वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करती हैं। जब एबनॉर्मल कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द सेल होता है तभी वो ट्यूमर बनाती है, उसी को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। तो कैंसर सेल जो होती है वो G0 फेज में कभी नहीं जाती। अगर G0 फेज में बेटा वो चली जाएंगी तो उनका क्योर हो जाएगा, हम लोग उसको ढूंढ लेंगे किस वजह से वो G0 में जा रही है, वही चीजें हम ला करके वही मेडिसिन लगा देंगे तो कैंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है। जो आपकी कैंसर कोशिकाएं होती है बेटा, ये बहुत तगड़ी से आपकी डिवीजन करती हैं। मान लीजिए कैंसर कोशिकाएं हैं, और कैंसर कोशिकाओं में जो सारी जो हेल्दी सेल्स होती हैं, जो कैंसरस सेल्स होती है ना, एक तरीके की आपकी प्रोटीन सिक्रेट करती है। उस प्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरॉन। क्या होता है? इंटरफेरॉन। देखो ध्यान से। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे 3 कोशिकाएं रख दी, ठीक, ये तीनों की तीनों क्या है? हेल्दी सेल्स हैं। कैसी है बेटा? हेल्दी सेल्स हैं। इसमें अभी क्या है? हंस मुस्कुरा रही, किसी भी प्रकार का इसके अंदर कैंसर वाली चीजें नहीं है। अब जो भाई बॉयज है वो क्या कर रहा है? स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो गया? ये कैंसर से ये जो सेल हो गई, क्या हो गई? एबनॉर्मेलिटी ग्रोथ करने लगी। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब 4 से 8, जितने मतलब 24 घंटे के अंदर उनको 2 में डिवाइड होना चाहिए, तो 24 घंटे को अंदर वो 1000 सेल बना ले रही हैं। ये तो भाई एबनॉर्मलिटी तो शो करने लगी। तो यहाँ होता क्या है? जैसे ये कैंसर सेल से ये वाली कोशिका ग्रसित हो गई, तो सोचो ये बेचारी मरते दम तक सबका साथ देती है। तो ये सोचती है कि जो हमारी नेबरिंग सेल है, पड़ोसी जो कोशिकाएं हैं, उनको भी कैंसर न हो जाए, तो इनके पास एक प्रोटीन भेजती है। उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन। क्या नाम है? इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन प्रोटीन इसको, जो दूसरी नेबरिंग हेल्दी सेल है, इसको कैंसर होने से रोकती है। नहीं तो बेटा अगर ऐसी प्रोटीन नहीं होती तो इंसान, जो कैंसर वाला पेशेंट है, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने जीता है, वो 4 दिन भी मुश्किल हो जाए जीना। तुरंत सारी की सारी कोशिका इतने तगड़े से डिवाइड होंगी कि पूरा ट्यूमर बना लेंगी और ब्लास्ट हो जाएगी। यही इंटरफेरॉन जो होता है प्रोटीन, ये अपनी नेबरिंग सेल्स को, ये बेचारी कहती है अब तुम मर ही रहे हैं पर तुम इंटरफेरॉन ले लो, तुमको मैं। इंटरफेरॉन कहाँ से रिलीज होता है? कैंसरस सेल्स, वहां से रिलीज होगा। जो इन्फेक्टेड सेल है वहां से कभी हेल्दी सेल्स इंटरफेरॉन को नहीं आपका रिलीज करती। जो सेल्स कैंसर से आपके ग्रसित हो जाती हैं वही इंटरफेरॉन को रिलीज करती हैं अपनी नेबरिंग सेल को बचाने के लिए। ये आपका कैसी प्रोटीन है? इंटरफेरॉन, जो आपको कैंसर सेल से सिक्रेट होती है नेबरिंग सेल से बचाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोटीन के बारे में भी पूछता है। इंटरफेरॉन प्रोटीन कहाँ सिक्रेट होती है? जो आपकी कैंसरस सेल्स होती है, इन्फेक्टेड कैंसर सेल्स होती है, उससे सीक्रेट। इसका फंक्शन क्या है? अपनी हेल्दी सेल्स को कैंसर से प्रिवेंट करना, बचाना। ठीक है, तो जो कैंसर होता है बेटा वो कभी G0 फेज में नहीं जाता। अगर वो जाता तो उसका क्योर हो जाता। तो लिख लीजिए नोट करके, ये इसी को कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। क्वेश्चंस ऐसे देंगे, वो क्वेश्चन बना के दे देगा कि G0 फेज में कौन सी कोशिकाएं नहीं जाती, तो वहां लिख देगा कैंसर सेल, लीवर सेल, फला सेल, ढगा सेल। ठीक है, तो वहां दिमाग लगाओगे तुम लोग कि अगर मालूम पढ़ाए नहीं होते, इसको मेरे दिमाग में नहीं आता तो नहीं पढ़ाते, तो वहां दिमाग लगाते कि कैंसर का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ। अगर वो G0 में चली जाएगी तो कहाँ का कैंसर? तो फिर इसका मतलब कैंसर सेल ही क्या है? एबनॉर्मलिटी यही शो करती, तो G0 फेज में नहीं जाएगी। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जो क्वेश्चन नए बनते बेटा ऐसे ही बनते हैं। वहाँ आपका माइंड कितना डेवलप कर रहा है, आप किस हिसाब से, किस लेवल से सोच रहे हैं, उसको टीचर्स जो पढ़ाते हैं आपको एक गाइड देते हैं, पर उसके एडवांस लेवल तक सोचना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम बहुत करेंगे आपको भाई, 1 मंथ में, 1 वीक में क्वेश्चंस दे देंगे 100-200, पर आप लोग जो है देश दुनिया भर का यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं, बहुत सारे टीचर्स चलाते हैं, जिसका समझ में आता है सारी क्लासेस देखा करो। उतने सारे क्वेश्चन से तो फाइट करोगे। इकोलॉजी अब हमने पढ़ा दिया, बहुत सारे टीचर से इकोलॉजी के क्वेश्चंस लगाते हैं, उसको लगा डालो। आपके यूथ के इकोलॉजी के क्वेश्चन उसको लगा डालो, घटना चक्र के उसके लगा डालो। ठीक है, एनसीईआरटी में इकोलॉजी का है उसको लगा डालो।
तो जितना लगाओगे उतने टाइप के क्वेश्चन, उतने टाइप के लैंग्वेज आपके दिमाग फाइट करेगा ना उस क्वेश्चन से। और जब फाइट करेगा तो आपका क्या होगा, नॉलेज पक्का होगा कि नहीं चलो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया, पकड़ लोगे। ठीक है, पढ़ लेना, सब याद हो जाना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज होती है आप क्वेश्चन को किस तरीके से पकड़ रहे हो, कैसे फाइट कर रहे हो, और ऑप्शन को हमेशा एलिमिनेट करना सीखो। ये नहीं कि एनिमल के बारे में दिया है, प्लांट भी दिया है, तुम प्लांट पकड़ के उसको भी सोच रहे हैं, इसमें भी हो सकता है, ऐसे नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। एनिमल के बारे में पूछा है तो प्लांट के 2 ऑप्शन दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं, काट दो, बचे 2, उन्हीं 2 में ढूंढो कि कौन हो सकता है, ये हो सकता है कि ये, तब जा करके आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन एलिमिनेशन हमेशा करना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम लगाओ 4 ऑप्शन देखो, जान जाओ अच्छा ये तो एकदम अलग है, छोड़ दो। वो पूछा है आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज में आर्थ्रोपोडा मोलस्का का 2 दे दिया है, तो आप प्लेटीहेल्मिन्थीज का करेक्टर आर्थ्रोपोडा मोलस्का में जाओगे खोजने, उसको तुरंत वहां क्रॉस मारो, 2 ही को ध्यान रखो, दोनों में ढूंढो किसमें ये हो सकता है, तब क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, चलिए नोट लिखिए आप लोग। कैंसर सेल्स लिखिए, कैंसर सेल्स कैन नॉट इंटर्स G0 या G0 phase and are destined to repeat the cell cycle indefinitely. अनिश्चित रूप से क्या करता है, बार बार सेल साइकिल को करता है बहुत तगड़े से, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, कैंसर सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, ये नोट है, नोट करके इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। हो गया, अब डालिए आप बेटा। इंटरफेज में किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे बताइए। इंटरफेस सबको समझ में आया? इंटरफेज में हमने कोशिका को प्रिपेयर कर लिया। इंटरफेज में हमने क्या कहा, इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। इसमें कोशिका अपने आप को प्रिपेयर करती है। जो इंटरफेज है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 20 से 21 आवर्स तक लगता है, या 20 से 22 घंटे तक लगता है। यम फेज क्या है बेटा, यम फेज में आपके 1 से 2 घंटे लगेंगे और कोशिका 1 से 2 में डिवाइड हो जाती है। इंटरफेज जो है बेटा इसमें 3 सब फेज है, G1S G2। G1 फेज में क्या होता है, कोशिका की साइज बढ़ेगी, ठीक है, और जो और प्रोटीन और एंजाइम्स वगैरह बनेंगे। ठीक है, यस फेज में जैसे इंटर करता है उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बन जाएंगे और डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, पर उसका क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, फिर उसने G2 फेज में जाएगा तो उसमें आपके G2 फेज में बेटा सारे सेल ऑर्गेनेल्स बनेंगे। ठीक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और स्पिंडल फाइबर बन जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर को बनाने में हेल्प करते हैं। अब कोशिका किस में अब जाएगी, आपकी एम फेज में। एम फेज को 2 भाग में मैंने बांटा है, एक में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक में साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा। और साइटोकाइनेसिस में आपके साइटोप्लाज्म आपके डिवाइड होंगे। प्लांट में दूसरे तरीके से और एनिमल में दूसरे तरीके से। एनिमल में होगा फरो के द्वारा, मतलब बीच से इस तरीके से खांच बन जाएगी, कोशिका डिवाइड हो जाएगी। और प्लांट में प्लेट बन जाता है, बीच में क्या बन जाएगा, प्लेट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि एनिमल में साइटोकाइनेसिस किसके द्वारा होगा, तो क्या कहेंगे उसको कहेंगे सेल फरो। क्या बोलेंगे, सेल फरो। सेल फरो का मतलब होता है जैसे ये कोशिका है, ये इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के लिए ये इस तरीके से खांच बन जाएगी अंदर तक। ठीक है, इस तरीके से, इसको कहेंगे सेल फरो। ठीक है, सेल फरो। ठीक, और सेल प्लेट का मतलब होता है जब ये प्लांट में होगा तो बीचों बीच क्या हो जाएगी, एक कोशिका है, साइटो आपका कैरियोकाइनेसिस हो गया है, बीच में क्या बन जाएगी, प्लेट, और एक से क्या हो जाएंगे 2, और ये हो जाएगा 2। तो एनिमल में सेल फरो द्वारा
और प्लांट में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट द्वारा। पी से प्लांट याद कर लो, पी से प्लेट याद कर लो, ठीक है। तो सेल प्लेट उसमें बचा फॉर एनिमल, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों को अब पढ़ना है एम फेज। एम फेज चलिए लिखिए, इंटरफेज हो गया, एम फेज लिखिए। अब आपका बेटा इंटरफेज छोटा था, आपने इतना समझ लिया। अब एम फेज है जो काफी बड़ा है, उसमें चीजें ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, और मेन आपका एम फेज है। आपने सब कुछ कर दिया है, अब बस आपको कोशिका को डिवाइड करना। कोशिका को डिवाइड करना इतना आसान नहीं है कि काट के हटा दो, दो में हो गया है। उसमें डिवाइड होने के प्रोसेस हैं, ठीक है। तो लिखिए आप लोग एम फेज। इसी को डिवाइडिंग फेज कहते हैं। लिखो एम फेज is the phase of cell division, consist of two subphase, karyokinesis cytokinesis। इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और इसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एम फेज आर 3 टाइप। एम फेज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहला है ए माइटोसिस। एम फेज में जो कोशिका 1 से 2 में बनती हैं बेटा, 2 से 4 में, ये तीन प्रकार का डिवीजन इसमें होगा। पहला लिखिए ए माइटोसिस, दूसरा लिखिए माइटोसिस, आर माइटोटिक, मायोटोटिक। इसको कहेंगे मियोसिस। आर इसको बोलेंगे सोमैटिक डिवीजन, ठीक है। आर इसको बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। देखो इसके इतने नेम हैं। और मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। यम फेज में ये 3 प्रकार से कोशिका डिवाइड होती है। एक को कहते हैं एमाइटोसिस, दूसरे को माइटोसिस या माइटोटिक, सोमैटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, तीसरे को बोलते हैं मियोसिस या इसको रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। इतना 3 चीजें समझ में आई। अब तीनों में डिफरेंट समझते हैं क्या है। अभी तक आप लोग परेशान रहते हो, मैम ये मियोसिस क्या हो गया, माइटोटिक क्या हो गया, माइटोटिक क्या हो गया, डिफरेंस समझ। ए माइटोसिस का मतलब होता है डायरेक्ट डिवीजन। क्या होता है? डायरेक्ट डिवीजन, ठीक है। उसमें डायरेक्ट आपका डिवीजन, उसमें किसी भी प्रकार का G1 G2 S या फिर आपका वो क्या बोलते हैं टीलोफेज, पैक्सीटीन, ये सारी चीजें आती ना, कुछ नहीं होता। डायरेक्ट कोशिका 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो जो आपके लोअर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स वगैरह होते हैं, ईस्ट वगैरह होते हैं, उनमें बेटा ये क्या होता है? ए माइटोसिस होता है, डायरेक्ट डिवीजन होता है, ठीक।
तो ये माइटोसिस को कहते हैं, इट इज नोन एज देखो इसको नोन एज पढ़ते हैं, ठीक है, नोन एज डायरेक्ट डिवीजन, डायरेक्ट डिवीजन देखिए। और इसको सर्वप्रथम डिस्क्राइब किया था रीमैक नामक साइंटिस्ट ने, चिक का जो एम्ब्रियो नहीं होता, मुर्गी का जो एम्ब्रियो, उसके आरबीसी में सर्वप्रथम उन्होंने देखा कि उसकी आरबीसी किसी भी प्रकार की सेल डिवीजन मतलब सेल साइकिल नहीं ज्वाइन करती, डायरेक्ट दो में डिवाइड हो गई रीमैक ने। तो उन्होंने इसका नाम दिया, कैसा है, ए माइटोसिस है, डायरेक्ट डिवीजन है, मतलब ए से मतलब अब्सेंट, माइटोसिस में बिना जाए हुए वो क्या हो गई, दो में डिवाइड हो गई, समझे, इसलिए उसको कहते हैं ए माइटोसिस। तो लिखिए, इट was discovered by Remak in the RBC of chicken embryo। जो मुर्गी का जो अंडा होता है ना, उसके जो बच्चे होते हैं, एम्ब्रियो जो होते हैं, उसमें आरबीसी में उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि बिना किसी भी सेल साइकिल को ज्वाइन किए ही कोशिका एक से दो में डिवाइड हो जाती है, तो इसको कहते हैं माइटोसिस। अच्छा देखिए, इट इज द मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कैसा मेथड हुआ, ए सेक्सुअल हुआ, ए सेक्सुअल डायरेक्ट डिवीजन होता है, लिखो, इट इज द मेथड ऑफ asexual reproduction, asexual reproduction which occurs, जिसमें आपका क्या होता है, which occurs इन किस में पाए जाएंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म, asexual reproduction किस में पाया जाता है, लोअर ऑर्गेनिज्म, लाइक एज क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड डिजीज सेल्स, लिखो, डिजीज सेल्स, जो ग्रसित कोशिकाएं होती है रोग से, ओल्ड सेल्स, मैमेलियन सेल्स, कुछ कोशिकाओं में भी होता है ओल्ड सेल, डिजीज सेल, मैमेलियन सेल्स एंड मैमेलियन सेल इन द फीकल एम्ब्रियो, यही है ना, फीकल एम्ब्रियो, पोइटस होगा भाई, फीकल नहीं, पोइटस, पोइटस का मतलब होता है बच्चा, भेक शिशु, पोइटस मेम्ब्रेन, पोइटस मेम्ब्रेन में, मैमेलियस से नहीं, पोइटस मेम्ब्रेन, जो बच्चे होते हैं ना, भेक शिशु जो होते हैं छोटे से, तो उनमें आपका क्या होता है, ए माइटोसिस होता है। यहाँ तक हो गया आप लोगों का। अब देखते हैं इसमें ए माइटोसिस का फिगर बना लो बेटा। अगर आपको एग्जाम वगैरह में शॉर्ट नोट देता है माइटोसिस जैसे लिखवाएं आप वैसे लिखेंगे, तो आपके जितने नंबर होंगे सब मिल जाएंगे, ठीक है। कि इसको डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं, इसको सर्वप्रथम रीमैक नामक साइंटिस्ट ने चिकन के एम्ब्रियो के आरबीसी में देखा था। ये मेथड होता है एसेक्सुअल होता है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, लाइक एस प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, डिजीज सेल्स, ओल्ड सेल्स, मैमेलियल सेल्स ऑफ फीकल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें ये पाए जाते हैं। यहाँ फिगर बना लीजिए, ये एक कोशिका है, ये कोशिका में इसका न्यूक्लियस है और ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। ये इसका एन लिख दे रही हूँ न्यूक्लियस और सी लिख दे रही हूँ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये क्या है, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है। और ये इसमें अब आपका हो जाएगा, आगे जाएगी और इसमें इस तरीके से खांच बनना स्टार्ट होगा, ठीक है।
और इसका जो न्यूक्लियस है बेटा इस तरीके से 2 में डिवाइड होने लगेगा। और ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया। फिर ये आगे जाएगी इस तरीके से, फिर ये आगे जा करके ऐसे 2 में डिवाइड। ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, ये ये क्या बन गई, डॉटर सेल्स। कर लीजिए। हाँ बेटा, बेटा देखो उसमें आपका हमेशा कैंसर सेल में मोस्टली आपके माइटोसिस डिवीजन होते हैं, सोमैटिक, क्योंकि ऑब्वियसली वही चीज याद रखो कि जर्म सेल्स तो है नहीं कि आपके एग और उसमें हो रहे हैं, तो आपके बच्चे क्या हैं, बॉडी के किसी भी सेल्स में होगी तो सोमैटिक सेल्स होंगी, तो माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक, चलिए लिखिए। बना लीजिए, फिर आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई, एम फेज में सेल साइकिल सेल डिवीजन समझ में आ रहा है ना। चलिए अब दूसरा क्या है आपका, माइटोसिस है। इसमें बेटा किसी भी प्रकार का ना स्पेंडल फॉर्मेशन बनता है, न किसी भी प्रकार का आपका क्रोमोसोम वगैरह बन रहा है, तो अगर लिखना है तो लास्ट में लिख लो, नॉट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर and no distinct chromosome formation, not formation spindle fibers and no distinct chromosome, न तो किसी भी प्रकार का क्रोमोसोम बन रहा है, न तो स्पिंडल फाइबर बन रहा है। ठीक है, ये लाइन भूल गई थी, लिखवा ले, लिख लो। अब आप लोग चलिए पढ़िए माइटोसिस, ये तो आपका ये माइटोसिस हो गया, छोटे जीव जंतुओं में उसमें पाया जाता है। अब लिखिए माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोटिक, सोमैटिक, इक्वेशनल, ये सारे एक ही के नेम। इसमें बेटा होता क्या है, एक पेरेंट सेल होती है। अब पेरेंट सेल कैसी है, डिप्लॉयड, क्रोमोसोम की नंबर 46, पेयर 23 पेयर्स। 46 क्रोमोसोम कितने पेयर्स में होते हैं मनुष्य में, 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में 2 होता है, 22 पेयर एक तरफ और 23वां पेयर
23वां जोड़ा एक तरफ, 22 पेयर जो होते हैं ये किसको कोड करते हैं, हमारी बॉडी की सारी सेल्स को बनाएंगे, ठीक है, सारी सेल्स को बनाते हैं। तो ये 22 पेयर जो होती हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में सेम होते हैं। आप में भी वही बाल के प्रोटीन बनाएंगे, हमारे में भी बनाएंगे। इसकी नोज वही बनाते हैं क्रोमोसोम, आप में हमारे में भी, लड़कियों में नाक बनेगी, आँख कान नाक मुंह सारी चीजें सेम रहती है। 22 पेयर जोड़े जो होते हैं मेल में भी सेम होते हैं और फीमेल में भी होते हैं, सेम सेम चीजों को बनाने के लिए, बस प्रोटीन का एवरेज कम और बेसी हो सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो 22 पेयर जो आपके इसको कहते हैं ऑटोसोम, क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। और जो 23वां पेयर होता है ये अलग होता है, यही 23वां जोड़ा जो होता है लिंग निर्धारण करता है, जिसको कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण कर देना। अगर 23वें जोड़े में XX है तब तो ये बन गई फीमेल, और 23वां जोड़ा अगर XY है तब तो बन गया मेल। 22 पेयर तो मान लो ठीक है, 22 23वां पेयर अगर ये दोनों मिल गए तो क्या बन गई फीमेल, अगर ये दोनों मिल गए तो मेल। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन जिस पेयर्स होते हैं 23, इसको बोलते हैं एलोसोम। क्या बोलते हैं, एलोसोम बोलते हैं, या सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम 23वें जोड़ों को बोलते हैं, या तो इसी को बोलते हैं एलोसोम, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। तो ये जो बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक पेरेंट सेल्स है जिसका नंबर कितना है, डिप्लॉयड है 2n है, 46 23 पेयर्स है। या तो ये मेल भी हो सकते हैं या तो ये फीमेल भी हो सकती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे, पेरेंट सेल्स। ये माइटोटिक कहाँ गया, माइटोटिक या मियोसिस डिवीजन करके 1 से 2 सेल बना लेती है, और जितना क्रोमोसोम नंबर इसके पेरेंट्स में होता है उतना उसके डॉटर सेल्स में हो जाएगी, इसको कहेंगे डॉटर सेल्स। इसमें ये 2n है तो ये भी 2n हो जाएगा, ये भी 2n है। इस प्रकार के डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस या माइटोटिक या सोमैटिक या इक्वेशनल डिवीजन, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, बस जर्म सेल को छोड़ करके, एग और ओवा को छोड़ करके। बाकी हमारी बॉडी का डेवलपमेंट किससे होगा, माइटोसिस या माइटोटिक फेज में। इस फेज में होता क्या है बेटा, ध्यान से देखो, इसमें जो आपका कोशिका होती है, कोशिका में किस चीज का डिवीजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो रही है। इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को इक्वल करने के लिए, कि रेशियो बहुत ज्यादा न्यूक्लियस का भी ना हो जाए, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म, ये बार बार कोशिकाएं आपकी क्या होती है, डिवाइड होती हैं, कि एक्यूरेसी आधा इसमें चला गया, आधा आपका साइटोप्लाज्म इसमें, आधा इसमें चला गया, आधा अब ये गुड़ हो गई, ठीक। तो इसको कहेंगे सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। एक आता है जिसको कहते हैं क्लीवेज, क्लीवेज का को बोलते हैं विदलन, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विदलन या इसको क्लीवेज। इसमें भी आपका जो कोशिका होती है, देखो ये आपका स्पर्म है, ये क्या है, ओवा है, ये मेल से आया है, ये फीमेल से आया है, दोनों आपस में निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो क्या बना लेते हैं, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये मेल फीमेल, ये स्पर्म और ओवा, ये दोनों जर्म सेल है, तो ये भी एन होगा, ये भी एन होगा। अब जब जो जाइगोट बना है क्या हो जाएगा, 2n, डिप्लॉयड। अब यही जाइगोट डेवलप करके क्या बना लेता है, बच्चा बना लेता है, ठीक है। तो ये जो जाइगोट जब डेवलप करता है तो सबसे पहले इसमें जो डिवीजन होता है उसको कहते हैं क्लीवेज। इसमें जो डिवीजन होता है उसको कहते हैं क्लीवेज। और ये जो डिवीजन है ये क्या है, माइटोटिक डिवीजन है। कैसा है, माइटोटिक होता है, 1 से 2 सेल में ये पहले डिवाइड होता है, समझ में आ गया। तो क्या हो गया, माइटोटिक डिवीजन हो गया। आप कहोगे मैम माइटोटिक डिवीजन को ही क्लीवेज कहेंगे। माइटोटिक, देखो क्लीवेज और सेल डिवीजन बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है, सेल डिवीजन में भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो को बैलेंस बनाने के लिए कोशिका डिवाइड होती है, इसमें भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो को बढ़ाने के बैलेंस बनाने के लिए क्लीवेज में भी होता है। पर इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन में 1 से 2 सेल्स बन जाती है, और इसमें क्या होता है, विद इन द सेल, सेल के अंदर ही 1 से 2 बन जाएगी, कभी सेल सेपरेट नहीं होगा, सेल अलग अलग नहीं बनाएंगे, 2 डॉटर सेल्स नहीं बनाएंगी, एक ही के अंदर बार बार माइटोटिक डिवीजन करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, विद इन द सेल। अगर सेल का डिवीजन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को बढ़ाने के लिए माइटोटिक डिवीजन होगा और विद इन द सेल होगा, और इसमें जो आपकी कोशिका है इसमें ग्रोथ फेज अब्सेंट हो जाएंगी। ग्रोथ फेज अगर आपकी एब्सेंट हो जाएंगी तो कोशिका इसके अंदर जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ही रहेगी,
इसके अंदर आपका डिवीजन होता रहेगा और ये कोशिका जो है आपकी 1 से 2 में, जैसे ये ग्रोथ फेज में जाएगी, इंटर फेज में जाएगी तो 1 से 2 में बदल जाएगी ना, तो ऐसे कंडीशन में तो 2 से 4, 4 से 8 कितने सारे बच्चे हो जाएंगे। तो इसके मतलब कि विद इन द सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के रेशियो को इक्वल करने के लिए जो डिवीजन होता है उसको क्लीवेज कहेंगे। और सेल के बाहर, सेल के मतलब बाहर जो आपका डिवीजन होता है जिससे आपके 2 सेल्स बन जाएंगे उसको सेल डिवीजन कहेंगे। समझ में आ गया। सेल डिवीजन में भी माइटोटिक पाया जाता है, क्लीवेज में भी माइटोटिक पाया जाता है। माइटोटिक डिवीजन क्लीवेज में विद इन द सेल होगा और उसमें सेल के बाहर रहेगा और उससे 2 सेल बनेगी, इससे कभी 2 सेल्स नहीं बनेगी, इसी के अंदर होता है। तो क्लीवेज के बाद आपका स्टेज आता है मारूला, मारूला के बाद ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला में 3 जर्म लेयर बनेंगे, एक्टो, इंडो, मिजो। सबसे पहले मिजो, फिर इंडो, फिर एक्टो। तो ये तीनों जर्म लेयर, जैसे एक्टो हो गया, एक्टो से आपके क्या क्या बन गए, नर्वस सिस्टम बन गए, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आई, ये सारी चीजें। इंडो से सारी ग्लैंड्स बन गई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह बन गया। मीजो से आपके ब्लड बन जाएंगे, स्केलेटन वगैरह सब ये चीजें बन करके एक पूरा आपका गैस्ट्रुलेशन के बाद आपका क्या बन जाता है, बेबी बन जाता है। ठीक है। और 9 मंथ ये सारे प्रोसेस करते करते 9 मंथ कंप्लीट होते हैं और फिर बेबी का बर्थ हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा, डिवीजन किस तरीके से हुआ और किस तरीके से आपका बच्चा बना। ठीक है। तो ये यहाँ तक गैस्ट्रुलेशन तक जो होता है बेटा, यहाँ तक आपका माइटोटिक डिवीजन, जैसे बेबी बनता है तो बेबी मेल बनाए फीमेल बनाए, इसके अंदर जो आपका डिवीजन होगा ये आपका रिडक्शनल डिवीजन में आ जाए। ठीक है। तो चले आप आइए, माइटोटिक डिवीजन क्वेश्चन पूछा था, क्लीवेज किस तरीके का डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होता है विद इन द सेल, और रेशियो किसको, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के रेशियो को मेंटेन करने के लिए इसमें आपका डिवीजन होता है क्लीवेज। आप लोगों को क्लीवेज जब मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगी, तो वहां पे पूरा आप लोगों को बताऊंगी मैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है, मारूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, क्लीवेज। ठीक है। क्लीवेज में भी बहुत टाइप होते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को तब बताऊंगी, अभी यहाँ का वो प्रोसेस नहीं है। यहाँ बस इसलिए बता रही हूँ कि आप अगर कहीं 4 बच्चों के बीच में अगर आप डिस्कशन करते हैं तो बच्चे पूछते हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर चुके हैं वो पूछते हैं सेल डिवीजन क्लीवेज में क्या अंतर है, दोनों में तो डिवीजन हो रहे हैं। तो कहेंगे कि क्लीवेज में विद इन द सेल्स आपका डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, और उसमें एक कोशिका से कभी 2 नहीं, 2 डॉटर सेल्स नहीं बनती हैं। और सेल डिवीजन में आपके सेल में आपका डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के रेशियो को करने के लिए, परंतु एक कोशिका से 2, 2 से 4 में वो डिवीजन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, माइटोसिस डिवीजन डालिए, हेडिंग लिखिए। इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था प्लांट में स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने, स्ट्रासबर्गर ने प्लांट में किया था और फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट जो थे वो एनिमल में किए थे। तो क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स में लगाता है, उल्टा कर देगा, प्लांट वाले को साइंटिस्ट को एनिमल में डाल देगा, एलिमेंट वाले को प्लांट में। तो चीजें याद रखेंगे। ठीक है। चलिए लिखिए, इसमें कौन सा है जी, माइटोसिस है ना, मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, आगे लिखिए, चल जगह ही नहीं तो कहाँ लिख। इसी का सब नाम लिख लेना, सोमैटिक, इक्वेशनल, बार बार लिखोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। लिखो इसको, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस बने हुए हैं, स्ट्रासबर्गर। 1870 इन प्लांट्स। अरे भाई ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हो। आपका जो बर्गर होता है, बर्गर में मोस्टली क्या भरा रहता है आपका, आलू, जितने भी वेजिटेबल्स किससे बिलोंग करते हैं, प्लांट से। तो स्ट्रासबर्गर किससे आता है, प्लांट से। ठीक है। ठीक है, बर्गर से याद कर लेना, बर्गर खाते हो ना तुम लोग। हाँ लिखो,
इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स, चलो लिखो एंड लिखो फ्लेमिंग, फ्लेमिंग कितना था 1879 इन एनिमल सेल्स। फ्लैश का मतलब क्या होता है, फ्लैश मतलब होता है मीट मांस, ठीक है। तो मीट मांस किसका इंसान खाता है, एनिमल का ही तो खाता है, तो ये आपसे फ्लेमिंग याद कर लेना और एनिमल, ठीक है। फ्लैश, मीट फ्लैश ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, जो भी हो लिखो। ये आपका हो गया। दूसरा लिखो, माइटोटिक या मियोसिस टर्म किसके द्वारा दिया गया है, लिखो। इसको जो है FW ने 1882 में इसको बताया, ये जो डिवीजन है एनिमल सेल्स में, उसका नाम क्या रखे हैं, माइटोटिक डिवीजन। लिखिए, टर्म माइटोसिस इज क्वाइंड बाई W फ्लेमिंग। बस हो गया सर, 1882। लिख लीजिए बेटा, कल इसको फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है। कल ये और ये तो आपका कोशिश करूंगी कि ये खत्म हो जाए, देखती हूँ। मैंने जितना पढ़ाया है आप लोग पढ़ के आएंगे, ताकि चीज़ें एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने में आप लोगों को मदद मिल सके, क्योंकि आगे का जो पढ़ेंगे फिर एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा तो परेशान हो जाएंगे, ये माइटोसिस में हो रहा है, मियोसिस में हो रहा है, किस में हो रहा है। तो चीज़ें आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, जो ना समझ में आया हो। एक मिनट।